हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम प्रतिदिन 10 प्रश्न लेकर आते हैं, लेकिन कल मैंने वादा किया था कि आपके लिए अब विषय वाइज भी क्वेश्चंस लाए जाएंगे। इन मिसलेनियस जो चल रहा है 10 क्वेश्चन वो चलता रहेगा, लेकिन अब 10-10 प्रश्नों का सेट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस विषय वाइज भी हम हर दिन लाया करेंगे। इसलिए आप लोग लगातार जुड़ते रहिए। जितनी भी हो सकता है पॉसिबिलिटी आपके लिए सुविधाएं हो सकती हैं वो सब देने की कोशिश करेंगे, और आप लगातार जुड़े रहें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें और मैक्सिमम शेयर भी करते रहें सेशन को, तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर होगा और अच्छा होगा। तो चलिए हम लोग आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न जो है वो इतिहास से है, और आज जो 10 प्रश्न लेकर मैं आया हूँ वो इतिहास का ही पूरा प्रश्न है। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न है, भारत नौजवान सभा के संस्थापक कौन थे। भारत नौजवान सभा के संस्थापक कौन थे। तो इसका पहला ऑप्शन दिया है चंद्रशेखर आजाद, दूसरा ऑप्शन है अशफाक उल्ला खान, तीसरा ऑप्शन है भगत सिंह और चौथा ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल। इसका सही उत्तर है भगत सिंह। देखिए, भगत सिंह ने जितने भी युवा क्रांतिकारी थे उनको इकट्ठा करके एक सभा बनाया था जिसका नाम था भारत नौजवान सभा। इसकी स्थापना उन्होंने लाहौर में की थी 1926 में। 1926 में लाहौर में भगत सिंह ने भारत नौजवान सभा की नींव रखी थी, स्थापना की थी। मैं बता दूं कि यही भारत नौजवान सभा बाद में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के साथ मर्ज हो गया था 1928 में, और मर्ज होकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदल कर रख दिया गया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन पहले बना हुआ था, बाद में भगत सिंह ने क्या बनाया लाहौर में, भारत नौजवान सभा 1926 में। 1924 में बना हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, और 1926 में भगत सिंह ने क्या बनाया, भारत नौजवान सभा। बाद में भारत नौजवान सभा और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन मर्ज कर दिया गया, और 1928 में उसी का नाम बदल के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। वैसे मैं बता दूं कि भगत सिंह के विषय में कि भगत सिंह एक सोशियोलॉजिस्ट थे, मतलब कि ये भगत सिंह थोड़ा सा कम्युनिस्ट विचारधारा से संबंध रखते थे, मतलब थोड़ा सा कम्युनिज्म की तरफ इनका झुकाव अधिक था। लेकिन भगत सिंह जनरली एक क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भी थे, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता उस जमाने में कि ये व्यक्ति कैसा था। उस समय पंडित नेहरू भी समाजवाद से प्रभावित हो गए थे, तो महात्मा गांधी से उनका थोड़ा मतभेद भी हो गया था, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो भगत सिंह इज द लीजेंड, लीजेंड थे, लीजेंड हैं, लीजेंड रहेंगे। भगत सिंह का जो योगदान भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में है वो अविस्मरणीय है। जो सम्मान भगत सिंह को मिलना चाहिए वो सम्मान अभी भी मिलना बाकी है। सरकार को चाहिए कि भगत सिंह को अग्रिम पंक्ति में गांधी के साथ खड़ा करके उनको सम्मान दे, है ना। भगत सिंह को सैल्यूट है। हमारा जो भगत सिंह का आकलन है उसके अकॉर्डिंग भगत सिंह कहीं भी नेहरू और गांधी से कम योगदान नहीं दिए थे। खैर, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई। समझने बात, अभी आया था टर्म हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से मर्ज हो गया था कौन, भारत नौजवान सभा, ये बताया हमने पिछले प्रश्न में। और बाद में क्या बन गया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। प्रश्न ये है कि जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में स्थापित हुआ था उसकी स्थापना कहाँ की गई थी। इसका सही उत्तर है कानपुर। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में की गई थी, और यह एक क्रांतिकारी संगठन था। जितने भी क्रांतिकारी थे वो बिखरे हुए थे, उनको एक मंच पर लाने के लिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में 1924 में की गई थी। बाद में 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में भगत सिंह का भारत नौजवान सभा मर्ज हो गया। तो मर्ज होने के बाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम हो गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। कब हुआ, 1928 में। कहाँ हुआ, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला खंडहर में। यानी कि पूछा जाए कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कहाँ बना, कानपुर में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कहाँ बना, तो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला खंडहर में। ये सब क्रांतिकारी संगठन थे। अगले प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को किस जेल में फांसी दी गई थी। भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को किस जेल में फांसी दी गई थी। ऑप्शन ए है अलीपुर जेल, ऑप्शन बी है लाहौर जेल, ऑप्शन सी है मिदनापुर जेल, ऑप्शन डी है कोलकाता जेल। इसका सही उत्तर होगा लाहौर जेल। लाहौर जेल में भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी दी गई थी। अब जानते हैं 23 मार्च 1931 को भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी।
ध्यान रखिएगा 23 मार्च 1931, ये डेट याद रखिएगा। वैसे भगत सिंह के विषय में कहें कि उन्होंने लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेते हुए उन्होंने पुलिस अधिकारी सैंडर्स को गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके अलावा पब्लिक सेफ्टी बिल पारित हो रहा था, उस बिल को पारित होने के दौरान उन्होंने असेंबली पर बम फेंका। इसके अलावा उनका एक पुस्तक भी है, मैं नास्तिक क्यों हूँ। भगत सिंह की पुस्तक का नाम क्या है? मैं नास्तिक क्यों हूँ। नोट कर लीजिएगा, मैं नास्तिक क्यों हूँ। 5-10 रुपए किताब आती है, आपको मिल जाएगा मार्केट में, आप उसको जरूर पढ़िएगा, बड़ी एनर्जेटिक किताब है। भगत सिंह की पुस्तक है, पतली सी पुस्तक है। तो भगत सिंह ने कौन सी किताब लिखा? मैं नास्तिक क्यों हूँ। फांसी से जस्ट पहले लिखा, जेल के अंदर ही उन्होंने इस किताब को लिखा था, मैं नास्तिक क्यों हूँ। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। कहाँ दी गई थी? लाहौर सेंट्रल जेल में। अगले प्रश्न को हम पढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, बंदी जीवन किसकी पुस्तक है? बंदी जीवन किसकी पुस्तक है? अंग्रेजी अगर करेंगे तो इसका अंग्रेजी हो जाएगा प्रिजनर्ड लाइफ। बंदी जीवन प्रिजनर्ड लाइफ किसकी पुस्तक है? इसका ऑप्शन है भगत सिंह, सचिंद्र सान्याल, अरविंद घोष, राम प्रसाद बिस्मिल। इसका सही उत्तर होगा सचिंद्र सान्याल। सचिंद्र सान्याल ने एक पुस्तक लिखी, बंदी जीवन। अभी मैंने क्या कहा, भगत सिंह ने कौन सी किताब लिखी थी? मैं नास्तिक क्यों हूँ। और सचिंद्र सान्याल ने क्या लिखा? बंदी जीवन। ये वही सचिंद्र सान्याल हैं जो दिल्ली में जब दिल्ली दरबार होने वाला था तो लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर बम फेंका था। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले व्यक्ति में कई लोग शामिल थे, अमित चंद थे, सचिंद्र सान्याल थे, लेकिन जो बम फेंका था लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर, बम फेंकने वाले व्यक्ति थे सचिंद्र सान्याल। क्वेश्चन आ जाए कि दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में लॉर्ड हार्डिंग पर बम किसने फेंका, तो उसका सही उत्तर होगा सचिंद्र सान्याल। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? बंदी जीवन। अगले प्रश्न को हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, एनी बेसेंट की पत्रिका कॉमनवेल्थ। एनी बेसेंट की पत्रिका कॉमनवेल्थ किस प्रकार की पत्रिका थी? मतलब किस टाइप का था? डेली निकलता था या 15 दिन, पाक्षिक का मतलब होता है 15 दिन पे निकलता था, या मासिक माने महीने के आधार पर निकलता था, या साप्ताहिक? इसका सही उत्तर है साप्ताहिक। कॉमनवेल्थ जो एनी बेसेंट की मैगजीन थी ना, वो कैसी मैगजीन थी भाई? साप्ताहिक मैगजीन थी। साप्ताहिक मैगजीन। मैं बता दूं कि एनी बेसेंट ने 1914 में कॉमनवेल्थ का प्रकाशन किया था। कॉमनवेल्थ जो मैगजीन थी एनी बेसेंट, उसका प्रकाशन कब हुआ था? 1914 में हुआ था। यह एक साप्ताहिक पत्र था। एक चीज मैं और बता दूं कि बाद में कॉमनवेल्थ जो मैगजीन थी जिसको चला रहे थे एनी बेसेंट, उसी कॉमनवेल्थ के साथ एक और मैगजीन को मर्ज कर दिया जो साउथ की मैगजीन थी, उसका नाम था मद्रास स्टैंडर्ड। मद्रास स्टैंडर्ड किसी और की मैगजीन थी, उस मैगजीन को एनी बेसेंट ने अपने अंडर ले लिया और कॉमनवेल्थ के साथ मर्ज कर दिया। तो कॉमनवेल्थ जो मैगजीन थी ना, उसी का नाम बाद में हो गया था न्यू इंडिया। यानी कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया मैगजीन अलग अलग नहीं है। कॉमनवेल्थ मैगजीन उन्होंने निकाला 1914 में, बाद में मद्रास स्टैंडर्ड को इन्होंने अधिग्रहण कर लिया, तो मद्रास स्टैंडर्ड को कॉमनवेल्थ के साथ मर्ज कर दिया। बाद में उसी कॉमनवेल्थ का नाम बदल के इन्होंने क्या कर दिया? न्यू इंडिया। यानी कॉमनवेल्थ किस प्रकार की मैगजीन थी? साप्ताहिक मैगजीन थी। समझ में आ गया आप लोगों को? अगले प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, इनमें से कौन से व्यक्ति हैं जो होम रूल लीग में शामिल नहीं थे? इनमें से कौन व्यक्ति हैं, कौन राजनेता हैं जो होम रूल लीग आंदोलन में शामिल नहीं थे? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी। आप जानते भी हैं कि होम रूल लीग आंदोलन अलग अलग चलाया गया था। एनी बेसेंट के द्वारा भी होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया अलग, और तिलक के द्वारा भी होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया अलग। पर ये दोनों आंदोलन 1916 में चलाया गया था। होम रूल लीग आंदोलन कब चलाया गया? 1916 में। तिलक ने अपना चलाया और एनी बेसेंट ने अपना होम रूल लीग आंदोलन संचालित किया। तो तिलक और एनी बेसेंट तो होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत करने वाले ही थे, तो शामिल रहेंगे ही, लेकिन इसमें जवाहरलाल नेहरू जो थे वो एनी बेसेंट वाले लीग में शामिल थे। क्वेश्चन आता है कि जवाहरलाल नेहरू होम रूल लीग आंदोलन से जुड़े तो किससे जुड़े? तिलक वाले से कि एनी बेसेंट वाले से? तो जवाहरलाल नेहरू किससे जुड़ते हैं? एनी बेसेंट वाले लीग से जुड़ते हैं। अरुणडेल, जवाहरलाल नेहरू, ये सब किसके फेवर में थे? एनी बेसेंट के। ठीक है, तो एनी बेसेंट और तिलक दोनों अलग अलग होम रूल शुरुआत किए थे। इसमें ये दोनों तो हैं ही, नेहरू भी हैं। महात्मा गांधी होम रूल आंदोलन से जुड़े हुए नहीं थे। हालांकि जिस समय होम रूल आंदोलन शुरू हुआ था उसके 1 वर्ष पहले महात्मा गांधी भारत लौटे ही थे 1915 में। चलिए अगले प्रश्न को हम पढ़ते हैं। बंगाल में राष्ट्रवाद चरम पर कब पहुंचा? बंगाल में राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद का मतलब होता है
देश के कल्चर, देश के धर्म, देश की रीति रिवाज, देश की राजनीति, देश के समाज, इससे प्यार करना। राष्ट्रवाद का मतलब होता है, संपूर्ण रूप में कहें तो प्रॉस्पेरिटी, देशभक्ति। देशभक्ति का मतलब होता है देश से जुड़ा हुआ जितनी भी चीजें हैं उससे मैं प्यार करता हूँ, इसी को बोलते हैं राष्ट्रवाद। और राष्ट्रवाद बंगाल में चरम पर कब पहुंचा, तो चरमोन्नति की बात करेंगे, शुरुआत तो हुआ था 19वीं शताब्दी में, लेकिन चरम पर कब पहुंचा, तो 20वीं शताब्दी में। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 20वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी मतलब 1900 कुछ, यानी कि 19वीं शताब्दी में शुरुआत हुआ, राष्ट्रवाद की शुरुआत हुआ वहां, और 20वीं शताब्दी में वो अपने लेवल, चरम लेवल पे पहुंच गया, टॉप लेवल पे पहुंच गया। आप जानते हैं कि मास्टर सूर्यसेन ने चटगांव शस्त्रागार पर हमला बोलकर शस्त्रागार को लूट लिया था। मेरा कहने का मतलब यह है कि बंगाल में राष्ट्रवाद का विकास भी अगर देखा जाए एक तरह से तो महाराष्ट्र और बंगाल में ही हुआ था, और बाद में पूरे देश में फैला, ये अलग चीज है, लेकिन बंगाल में चरम पर पहुंचा 20वीं शताब्दी में। इसका सही उत्तर है 20वीं शताब्दी डी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, स्वदेशी आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है। देखो वैसे तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कहा जाए तो बंग भंग आंदोलन आप जानते होंगे कि बंगाल का विभाजन कर दिया था लॉर्ड कर्जन 16 अक्टूबर 1905 को, बंगाल का विभाजन कर दिया। तो जब बंग भंग का उसने निर्णय लिया था 19 जुलाई, निर्णय कब लिया था बंगाल को बांटेंगे, 19 जुलाई 1905 को। तो 19 जुलाई 1905 को जब उसने निर्णय लिया तो लोगों ने मूड बना लिया कि अब हम बंगाल को ये तोड़ेगा, इसलिए हम इसको टूटने नहीं देंगे। तो 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हो गई। आंदोलन तो शुरू हो गया लेकिन आंदोलन का कोई असर नहीं हुआ, फिर भी कर्जन ने बंगाल को 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को बांट दिया। यानी क्वेश्चन 3 आता है यहाँ पर, स्वदेशी आंदोलन का निर्णय, बंगाल विभाजन का निर्णय कब लिया कर्जन ने, तो ये 19 जुलाई 1905 को। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 7 अगस्त 1905। अब बंगाल का रियल में बंटवारा कब हो गया, तो 16 अक्टूबर 1905। तो 1905 के 3 डेट याद रखिएगा। अब बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हो गई थी, और स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख गीत था वंदे मातरम। इसकी शुरुआत करने वाले मुख्यतः बंगाल में सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। बाद में इसकी शुरुआत अन्य राज्यों में भी हुआ, जैसे आप जाएंगे पंजाब में तो वहाँ लाला लाजपत राय ने शुरू किया, यूपी में जाएंगे तो स्वामी श्रद्धानंद और गोविंद बल्लभ पंत ने शुरू किया स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के खिलाफ। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो कौन, स्वामी श्रद्धानंद, लाला लाजपत राय। इसके अलावा आप चले जाओ महाराष्ट्र में तो वहाँ बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया। साउथ में जाओगे तो चिदम्बरम पिल्ले ने शुरू किया। ये सब अलग अलग नेता थे स्वदेशी आंदोलन के अलग अलग राज्यों में। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है, कौन इस आंदोलन का प्रणेता था, शुरुआत कौन किया था, जनक, फादर, इस तरह के आंदोलन को इंट्रोड्यूस करने वाले व्यक्ति कौन थे, प्रश्न ये है। तो ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी, सी है सतगुरु राम सिंह कुका और तुलसीराम बैंकर। इसका सही उत्तर होगा सतगुरु राम सिंह कुका। पहली बार स्वदेशी का प्रचार प्रसार करने वाले व्यक्ति सतगुरु राम सिंह कुका थे। इन्होंने कुका आंदोलन की शुरुआत की थी। इन्होंने पंजाब में किसानों के लिए क्या शुरू किया था, कुका आंदोलन, और स्वदेशी आंदोलन के जनक भी यही कहे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं, वंदे मातरम मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसलिए कंफ्यूज करता है कि जिस उपन्यास से वंदे मातरम लिया गया वो उपन्यास मूल रूप से बंगला में है। अगर पूछा जाए कि वंदे मातरम किस नॉवेल से लिया गया है तो अब क्या बोलेंगे, आनंद मठ। आनंद मठ, आनंद मठ के रचनाकार कौन थे, बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ के रचनाकार कौन थे, बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ किसमें लिखा गया, बंगला में। तो लोगों को लगता है कि बंगला में उपन्यास है तो उससे लिया गया होगा वंदे मातरम, तो बंगला में लिखा गया होगा, नहीं, पूरी उपन्यास बंगला में है, लेकिन इसका मूल भाषा जो वंदे मातरम की मूल भाषा है वो संस्कृत में है। इसका सही उत्तर होगा संस्कृत। इसका सही उत्तर होगा सी, संस्कृत। संस्कृत में मूल रूप से लिखा गया था वंदे मातरम। भले ही उपन्यास बंगला में था और उसी उपन्यास से लिया गया है वंदे मातरम, लेकिन उपन्यास पूरी बंगला में है, लेकिन इसमें जो वंदे मातरम मेंशन है वो संस्कृत में है। संस्कृत में उसकी मूल भाषा है, ध्यान रखिएगा। वैसे आनंद मठ उपन्यास जो लिखा गया था उस सन्यासी विद्रोह के ऊपर लिखा गया था, और जो वंदे मातरम गीत है वो बाद में स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख गीत बन गया था। और मैंने बताया कि स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख गीत कौन बन गया था, वंदे मातरम। हालांकि जो आनंद मठ उपन्यास है वो किस पर लिखा गया, तो ये लिखा गया सन्यासी विद्रोह पर। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न को हम पढ़ते हैं। अगला प्रश्न आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, 1911 में जब दिल्ली दरबार लगा, 1911 में जब दिल्ली दरबार लगता है, आप जानते हैं कि 3 बार दिल्ली दरबार लगा। एक बार लॉर्ड लीटन के समय, दूसरी बार लॉर्ड कर्जन के समय और तीसरी बार लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय।
3 बार दिल्ली दरबार लगा। कब कब बताइए? एक बार लॉर्ड लिटन के समय, जब बंगाल में अकाल पड़ा था तो लिटन इधर दिल्ली दरबार मना रहा था। महारानी विक्टोरिया को कैसरी हिंद की उपाधि दी जा रही थी, हालांकि उधर मर रहे थे बंगाल में। एक तो लॉर्ड लिटन के समय दिल्ली दरबार बुलाया गया और उसी दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को कैसरी हिंद की उपाधि दी गई थी। ये भी जीके नोट कर लीजिएगा, उसमें बंगाल में अकाल भी पड़ा था। दूसरा दिल्ली दरबार लॉर्ड कर्जन ने बुलाया और तीसरा दिल्ली दरबार लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने बुलाया। और सबसे महत्वपूर्ण है तीसरा दिल्ली दरबार, क्योंकि इसमें तीसरा दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम भारत आया था। तीसरा दिल्ली दरबार में कौन आया था? जॉर्ज पंचम। और इसमें 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। तीसरा दिल्ली दरबार में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय 1911 दिसंबर 1911 में आया था। इस दिल्ली दरबार में 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पहला महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाया जाए। और दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय, बंगाल का जो विभाजन कर दिया गया है उसको फिर से एक कर दिया जाए, यानी बंगाल को एकीकृत कर दिया जाए। और तीसरा महत्वपूर्ण निर्णय जो लिया गया वो लिया गया, बंगाल से बिहार को अलग सेपरेट राज्य बनाया जाए। 3 निर्णय था। आप बिहार के एग्जाम देंगे तो यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 1911 दिसंबर में जो जॉर्ज पंचम दिल्ली दरबार में आए, उन्होंने 3 फैसला सुनाया। पहली फैसला, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाया जाए। दूसरा फैसला, बंगाल से बिहार को एक सेपरेट स्टेट बनाया जाए। और जो बंगाल का विभाजन कर्जन 1905 में कर दिया है, विभाजन को रद्द किया जाए और बंगाल को एकीकृत किया जाए। ये 3 महत्वपूर्ण निर्णय थे जो जॉर्ज पंचम दिल्ली दरबार 1911 में लगा लॉर्ड हार्डिंग के समय, उसमें लिए गए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था, इसको आप लोग याद रखिए। क्वेश्चन क्या है? 1911 में जब दिल्ली दरबार लगा तो उस समय ब्रिटेन के किस व्यक्ति ने उस दरबार में भाग ली थी? तो ये बताया मैंने, जॉर्ज पंचम। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, जॉर्ज पंचम। तो चलिए, आज का सेशन आपको कैसा लगा एक बार कमेंट में प्लीज बताइएगा कैसा लगा सेशन। और अगर बेहतर लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे और मैक्सिमम शेयर करेंगे, प्लीज मेरे लिए करेंगे, तब और मोटिवेट होकर मैं बेहतर से बेहतर प्रश्नों की संख्या बढ़ाकर लाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए।